सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, संधि के बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन संधि को समझने से पहले आपको एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, वो है वर्ण विचार। जैसे कि आपने वर्ण विचार के बारे में अच्छे से जान लिया तो समझना कि आपने संधि को पहचान लिया। वर्ण क्या है? तो वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होता है, लेकिन इन दोनों के साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विसर्ग, संयुक्त व्यंजन। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हलंत कहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है। इसीलिए मैं आपको कक्षा 5 का वर्ण विचार वाला वीडियो जो है वो भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप संधि की वीडियो को देखें, उससे पहले वर्ण विचार वाला टॉपिक देख लो, उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। काफ़ी चर्चा की थी हमने जूम क्लास पे। आइए शुरू करते हैं पहले से कि आखिर संधि कहाँ किसे जाता है, किस तरीके से संधि होती है। हमें यहाँ पे ये सीखना है। संधि के प्रकार इतने हैं, हाँ है। उसमें इतने भेद है, हाँ है। लेकिन उन भेदों के साथ संधि को आखिर किस तरीके से संधि की जाती है और संधि विच्छेद कैसे होता है, वो हमें यहाँ पे जानना है। संधि यानी क्या? संधि यानी जोड़ना, जुड़ाऊ, संयोजक, साथ में रहना, उसे कहते हैं संधि। और दूसरा होता है संधि विच्छेद। यहाँ पे जो भी आपको शब्द दिया जाता है, उस शब्द को जब हम 2 भाग में या 3 भाग में लिख कर प्रस्तुत करते हैं तब वो संधि विच्छेद बन जाता है। लेकिन वो किस तरीके से बनता है वो भी जानना अति आवश्यक है। चलो आए बढ़े कि किस प्रकार संधि को किया जाता है और संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है और संधि किस प्रकार होती है। श्रवण कुमार नाम का एक सचित्र बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करता था। वह मातृभक्त था और पिताज्ञा का पालन करता था। उसने अपने माता पिता को वृद्धावस्था में कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। वह निश्चल सेवा से अपने जीवन का उद्धार करना चाहता था। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ शब्द जो हैं वो हमें पॉइंट करके दिए, हाईलाइट करके दिए हैं, जैसे कि सचित्र, पिताज्ञा, वृद्धावस्था, निश्चल, उद्धार जैसे शब्द आए हैं। इन शब्दों में वर्णों का मेल हुआ है। वर्णों का मेल यानी सार्थक मेल, जो हमने कल वाक्य विचार में आगे जैसे देखा, उससे पहले हमें शब्द विचार देखना चाहिए, फिर वाक्य विचार देखना चाहिए, फिर आएगा हमारा पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और संधि। ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे वर्णों का यहाँ पे मेल हुआ है जो सार्थक है। बराबर। देखो यहाँ पे जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण, ये शब्द है, ठीक है, ये मेन शब्द है और ये उसका विच्छेद किया हुआ शब्द है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, समझना कि शब्द के अंतिम वर्ण, यानी ये एक शब्द हुआ, उसका अंतिम वर्ण त है। लेकिन कैसा है, अपने गुजराती में कहेवाय खोड़ो, यानी आधा शब्द। लेकिन आधा कैसे बना? तो जैसे वर्ण विचार में हमने बात की, हलंत लगा के हुए। ठीक है। तो अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मेल होता। ये लास्ट वर्ण जो है उसका यहाँ पे जुड़ना, च के साथ जुड़ना, तब नए शब्द में कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तब संधि होती है। कैसे? देखो, सचित्र में स और त है और जमा चरित्र। ठीक है। तो यहाँ पे स त, कलर बदल लूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे।
ये त के अंदर हलंत लगा है और ये च है। अभी हमें शब्द बनाना है सच्चरित। ठीक है, सच्चरित को अलग कर दिया तो च का स्थान त ने ले लिया। ये जो आधा च आपको दिखाई दिया यहाँ पे, उसका स्थान किसने ले लिया? त ने ले लिया। इसको जानने के लिए आप कुछ भी कह लो, मैं हूँ या कोई और है, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो जब आधे च ने त का स्थान ले लिया तो यहाँ पे स त जमा चरित्र विच्छेद हुआ। इसीलिए फिर शब्द का विच्छेद रूप जो आपको यहाँ पे दिया है और उसका फॉर्मूला हम कहें तो उसका एक जैसे मैथ्स में कैसा होता है कि आप कोई सम होता है तो उसके भी कुछ नीति नियम कानून वगैरह रहते हैं, तो यहाँ संधि के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नियम हैं, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। दूसरा है पित्राज्ञा यानी पितृ जमा याज्ञा। पी है, री कहाँ से आया? तो त्र के अंदर से आया। ठीक है, तो त लेना है, त्र का त बन जाएगा और री की मात्रा पितृ जमा ज्ञा। ज्ञा बोलोगे ना तो उसके अंदर आ, त्रा जो यहाँ पे त्रा है उसकी मात्रा ले लेनी है आ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी आ ज्ञा, शब्द बना पितृज्ञा। जैसे अ जमा अ आ होता है, अ प्लस अ आ, अ प्लस आ, वो भी आ हुआ। फिर आप देखोगे कि आ प्लस अ, वो भी आ हुआ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। वृद्धावस्था की बात करें, दो शब्द बने वृद्ध और अवस्था। तो देखो वृ वो तो है ही, द अ निकल गया इसके अंदर से, वो दूसरे शब्द में जुड़ गया अवस्था, शब्द बना वृद्धावस्था। अरे मैडम क्यों ऐसा कर रहे हो, यहाँ दा में तो आ की मात्रा लगी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आ जमा अ बराबर आ बनता है, अ जमा आ बराबर भी आ बनता है। निश्चल, निश्चल, निस, तो यहाँ पे निश्चल को निह जमा छल शब्द से अलग किया गया है। उद्धार जमा उद जमा हार, त जमा ह बराबर द्व लिया गया है। अगर इनको विसर्ग को जानना है तो वापस मैंने जैसे कहा तो आपको जाना पड़ेगा वर्ण विच्छेद में। देखो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन के साथ दिया, यहाँ त को च का वर्ण मिलाकर च बना, जब री और आ मिलाकर रा बना, अ और अ मिलकर आ बना, छ और श बन के तथा त और ह बन के ध्व परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी है जिसको आपको समझनी है और याद रखनी है। देखो संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। मैंने पहले ही बोला जोड़ना, जोड़ाओ, संयोग। तो मेल या जोड़ना होता है। दो वर्ण या ध्वनि के मेल से उनके मूल रूप में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी बदलाव आता है, वो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि की डेफिनेशन याद रखनी है तो कैसे रखोगे कि जब संधि का अर्थ यही है कि जोड़ना, दो वर्ण है, दो वर्णों या ध्वनि के मेल से जब शब्दों को जोड़ा जाता है तब वो संधि कहलाती है। संधि के बाद एक सार्थक शब्द बनता है। संधि सदैव दो वर्णों के बीच होती है, दो वर्ण के बीच रहती है। इसके लिए शब्दों में दो वर्णों का आसपास लाया जाता है।
कैसे लाया जाता है? देखो, छात्र जमा आवास, छात्रावास। छा है छा रहा, त्र है रहा, लेकिन त्रा में मात्रा किसकी थी? आ की, और वास वहीं पे रहा। तो त्रा की मात्रा कहाँ पे लगी? पहले से यहाँ पे लगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि आगे आपको यहाँ पे बताया कि हमेशा एक चीज़ याद रखना, शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के पहले वर्ण से उसका मेल होना, यानी जुड़ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे अंतिम और यहाँ पे पहले उसका मिलन होता है, फिर शब्द बनता है छात्रावास। उज्जमालास, उल्लास, पता है ना? त जो है वो ल का आधार रूप बन गया, उज्जमा लास उल्लास। संधि का अर्थ है मिलना, तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। शुरुआत में हमने जैसे बात की, दो वर्णों के मेल से बने हुए नए शब्द को पहले जैसे स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक शब्द दिया है, आपने उसका विच्छेद कर दिया। आपको यहाँ पे विच्छेद दिया है, आपने उसका एक शब्द बना दिया। आपके क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम में होगी तो सिर्फ आपको पहचानना है कि वास्तव में आखिर सही संधि कौन सी की गई है, सही शब्द कौन सा लगा हुआ है। अगर आपको संधि विच्छेद करके दिया है, ठीक है, तो आपको शब्द बनाना है, और आपको शब्द दिया है तो आपको संधि विच्छेद करनी है। दोनों चीज़ करो तो चीज़ याद रखनी है कि शब्द के अंतिम वर्ण से दूसरे शब्द का पहला वर्ण फिर वो मात्रा के रूप में भी जुड़ता है, शब्द के रूप में भी जुड़ता है, ध्वनि के रूप में भी जुड़ता है। उस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। छात्र जमा आवास, छात्रावास। देखो, इसी के आधार पर हम देखें तो संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर स्वर मिलते हैं। स्वर यानी क्या? अह, अ से लेकर अह तक। व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन मिलते हैं। व्यंजन यानी क्या? क से लेकर श्र तक। लेकिन व्यंजन के अंदर स्वरों का समावेश होता है, उसके बिना शब्द बनते ही नहीं है, क्योंकि स्वर जो है वो मात्रा का रूप होते हैं और मात्रा का रूप व्यंजन में लगता है। इसीलिए व्यंजन में स्वरों का होना आवश्यक है। उसी तरीके से अब विसर्ग की बात करेंगे। वो नहीं, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, फिर अर्धचंद्रकार, फिर अह, दो पुनः, जैसे ये लिखा है ना पुनः, इसे कहते हैं विसर्ग। इसे कहते हैं ये वाले विसर्ग वाले शब्द। तो इसका भी स्वरों के साथ रहता है जोड़ना और व्यंजनों के साथ भी रहता है। मात्रा का, ध्वनि का, शब्द का, तीनों चीज़ों का समावेश संधि में होता है। खास करके स्वर, व्यंजन, उसके अंदर विसर्ग, संयुक्त शब्द, संयुक्ताक्षर शब्द, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे कौन से वर्ण में हलंत लगा है, कहाँ पे कौन से वर्ण के अंदर विसर्ग लगा है, कहाँ पे कौन से शब्द के अंदर र के रूप लिखे हैं, रैफ, पदेन, पता है ना, ये सारी चीज़ें सिखाई है कि शब्द के पैरों में लगाए गए उसे क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। और रैफ यानी रकार जो शब्द के ऊपर लगता है, जैसे कि कर्म, ठीक है, फिर क्रम, फिर ट्रक। तो ये र के जितने भी रूप हैं वो सारे रूप आपको याद रखने हैं। आइए आगे चले। स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किस तरीके से? देखो, अ जमा ई जमा ए। अ को कैसे पहचानेंगे? तो न और र लिखा है, यहाँ पे र अकेला है, या बाजू में मात्रा है? नहीं है। ई की मात्रा है? नहीं है। उ की मात्रा है? नहीं है।
तो वो क्या है, नर क्या है, नर। तो र में किसकी ध्वनि है, अ की। समझ में आया। और ई तो स्वर है ही भाई, ई स्वर है ना। और तो फिर ए कहाँ से आया, तो यहाँ पे शब्द बना नर जमा इश, नरेश। शब्द क्या बना, नरिष्ठ नहीं होता, वो ए का रूप ले लेता है। तो ये आपका मैक्स का सम हो गया, समझ लो। अ जमा ई बराबर ए, शब्द बना नरेश। उसी तरीके से दूसरा लघु जमा उत्तम, उ की मात्रा, उ तो है ही दूसरा, ठीक है। और ऊ जब मिले तो क्या हुआ, बड़ा ऊ बन गया, इसीलिए लघुत्तर। देखो भाई, मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उदाहरण में नर का अ एवं ईश का ई मिलाकर ए बना, ये रहा फॉर्मूला आपका। दूसरे उदाहरण में उ तथा उ मिलकर क्या बने, बड़ा उ बन गया, उसका निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। हमें अभी स्वर संधि ही पढ़नी है, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि किसे कहा जाता है। संधि को किस तरीके से पहचानना है वो चीज़ मैंने बता दी। अभी आपको संधि को किस तरीके से आप अलग कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, किस तरीके से संधि बना सकते हो और किस तरीके से संधि का विच्छेद कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है। आइए देखिए परिभाषा को। ह स्वर या दीर्घ स्वर, ह स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का उच्चारण वर्ण विच्छेद के अंदर हो गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वर्ण विच्छेद का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, फिर आप संधि का वीडियो देखोगे। ह स्वर यानी ह स्व और दीर्घ स्वर यानी दीर्घ। ह स्वर में जब शब्द बोलते हैं तो उच्चारण कम लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा दुगना समय हमें दीर्घ स्वर में लगता है, उसे कहते हैं ह स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे कि अ ई उ, आ ई उ के बाद जब सजातीय ह स्वर या दीर्घ स्वर पुनः आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। कैसे, ह स्वर भी आया, दीर्घ स्वर भी आया, दोनों मिल गए तो दीर्घ स्वर बनता है, ह स्वर नहीं बनता। अ जमा अ बराबर क्या बना, आ। मैंने आपको क्या बोला, ह स्वर यानी कितने हैं, देखो अ ई उ सिंपल बोलने से उसमें समय नहीं लगता, उसको ह स्वर कहते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर क्या है, आ बड़ी ई बड़ा उ, ठीक है। तो जब अ मिला तो क्या बना, आ बना। ई मिली तो क्या बनी, बड़ी ई बनी। उ मिला तो क्या बना, बड़ा उ। देखो यहाँ पर भी हमें दिया है ना, जैसे कि ये उ है और ये भी उ है, तो जब दो उ मिले तो क्या बना, बड़ा उ। तो दीर्घ स्वर उस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पष्टता पूर्वक हमें उल्लेख करके बताया गया है कि किस तरीके से इसका उपयोग करना है। देखो अ जमा अ क्या बना, आ जमा आ क्या बना, आ। ई जमा बड़ी ई तो क्या बना, बड़ी ई। उ जमा उ बड़ा उ। अ जमा आ ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई ही बनेगी, बड़ी ई से छोटी ई कभी नहीं जा सकती, लेकिन छोटी ई से बड़ी ई जरूर आती है। उसे ही दीर्घ संधि नाम ही ऐसा दिया है कि हमें दीर्घ रूपों का ही उसमें प्रयोग करना है, दीर्घ मात्राओं का ही प्रयोग करना है। दीर्घ की मात्राएं कितनी है भाई, तो देखो आ की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, ये दीर्घ है। उ बड़ा उ बना। देखो यहाँ पे चर जमा अचर, चराचर, सार जमा अंश सारांश, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप, प्रतीक्षा जमा आलय प्रतीक्षालय, परि जमा ईशा परीक्षा। देखो ई की मात्रा कहाँ लगी है, इस तरफ की लगी है कि नहीं वो ध्यान दो।
ऊ की मात्रा इस तरफ की लगी है कि नहीं वो ध्यान दो, आ की मात्रा लगी है कि नहीं वो ध्यान दो। गिरी जमा ईश, गिरीश। देखो इस गिरी में ई की मात्रा इस तरफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बड़ी दी है तो इस तरीके की, तो यहाँ पे देखो री में मात्रा बदली के नहीं, बदल गई ना, दीर्घ स्वर बना के नहीं बना ना, तो उस तरीके से उसका प्रयोग करना है। अनु जमा उचित, अनु में ऊ छोटा है, ठीक है, अनु में ऊ छोटा है और यहाँ पे ऊ प्रॉपर है, तो क्या हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मेन शब्द के दो भाग करो तो उसमें उसका लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मात्राओं के रूप में दिया है, वर्णों के रूप में दिया है, ध्वनि के रूप में दिया है, उसका खास ध्यान देना है। अनु जमा उदित, अनुदित। बहु जमा उद्देश्य, बहुउद्देश्य। वधु जमा ऊर्जा, वधुर्जा। भू जमा उध्व, भूधर। दस जमा आनंद, दसानंद। हिम जमा आलय, हिमालय। अति जमा ईव, अतीव। यति जमा इंद्र, यतीन्द्र। नदी जमा ईश, नदीश। मही जमा ईश, महिष। लघु जमा उष्मा, लघुष्मा। भानु जमा ऊर्जा, भानुर्जा। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। देखो आपके लिए ये जो प्रकार के रूप में टेक्स्ट बुक में जो आपको ये पाठ दिए हैं ना, उसी के आधार पर आपको फॉलो करने हैं, उनके पदों को भूलना नहीं है। पद याद रखोगे ना, ये पद कहलाते हैं, याद रखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें तो आपको कोई भी दिया जाए, कोई भी शब्द दिया जाए, उसका विच्छेद भी कर सकते हो और उसका संधि भी बना सकते हो। देखो अ ई मिले तो ए बनता है, अ बड़ी ई मिले तो भी ए बनता है, एक मात्रा वाला। अ उ औ, अ और उ तो ओ बन जाता है, अ उ ओ बन जाता है। आ और री अर बन जाता है, आ ई ए बन जाता है, आ ई फिर से ए, आ उ ओ, और री अरे बन जाता है। आइए देखिए, अ आ का मेल ई से होने पर ए तथा उ से होने पर ओ और री से होने पर अर हो जाता है। ऐसी संधि को गुण संधि कहते हैं। गजेंद्र, गज जमा इंद्र, गजेंद्र। भारत जमा इंदु, भात्रेंदु, भारतेंदु। देखो अ और ई को ढूंढे तो ज है, जैसे कि गज जमा इंद्र, ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने कैसे दिया, ज के अंदर किसका समावेश होता है, अ का, और ये तो ई है, इज इक्वल टू ए। अभी ये ए की मात्रा क्या है, तो एक मात्रा कहाँ पे लगेगी, गजेंद्र पे लगेगी। ना घ बदलेगा ना द्र बदलेगा, बीच वाले में ही परिवर्तन आता है जहाँ से आप उसको जोड़ते हो। भारत जमा इंदु, भात्रेंदु। देव जमा ईश, देवेश। सोम जमा ईश्वर, सोमेश्वर। पर जमा उपकार, परोपकार। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। सूर्य जमा उष्मा, सूर्योष्मा। सागर जमा उर्मी, सागरोमी। महाजमा ऋषि, महर्षि। राजा जमा ऋषि, राजश्री। महाजमा इंद्र, महेंद्र। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। उमा जमा ईश, उमेश। कमला जमा ईश्वर, कमलेश्वर। महाजमा उदय, महोदय। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। सप्त जमा ऋषि, सप्तषि। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आसान है, इजी है, बस ध्यान से बैठो, ध्यान से करो। ना समझ में आए पूछो, मुझे 10 बार पूछो, सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना समझ में आए, आपको ध्यान देना है, लेकिन ध्यान देने से पहले आपका पर्टिकुलर वर्ण विचार कंप्लीट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। किसे हलंत कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, र के रूप कितने होते हैं, संयुक्त शब्द किसे कहते हैं, संयुक्त क्षार किसे कहते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कितनी मात्रा कहाँ लगती है, स्वर की मात्रा व्यंजन में लगती है, व्यंजन की मात्रा स्वर में लगती है, व्यंजन की मात्रा होती है, व्यंजन तो ध्वनि रूप में होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। देखो आगे, जब पहले शब्द के अंत में आ या आ हो तथा
दूसरे शब्द के आरंभ में ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है तथा ओ औ या आए तब दोनों मिलकर औ हो जाता है, ऐसी संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्वर में आप देखोगे ना तो जहाँ पे बड़ी चीज़ होगी ना उसको ही आपको यहाँ फॉलो करनी है। देखो अ ए है तो ऐ बन गया, आ ए है तो भी ऐ बन गया, अ ओ है तो औ बन गया, आ औ है तो भी औ बन गया। यानी बड़ा कौन है, मोटा कौन है, वो ध्यान देना है। घन जमा ऐष्णा गणेशना, ये भी समझाती हूँ, घ न, ठीक है, जमा एश ना। चलो दो शब्द हैं, इसका ये अंतिम लेंगे, ये है अकारु, ठीक है, ये एकारु। लेकिन जब अ और ए मिले तो क्या बना, ऐ बन गई। क्या बन गई, ऐ बन गई। और आपको पता हो तो ध्यान देना कि जब आप स्वर लिखते हो तो ए बोलते उस पर एक भी मात्रा नहीं होती, उच्चारण में उसकी मात्रा होती है, साइलेंट, ठीक है। और जब हम ऐ बोलते हैं तो उसके ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन लगाई कितनी जाती है, दो। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द बना गणेशना। जी क्लियर। उसी तरीके से दूसरा ऐसे शब्द है, यथा जमा एव यथेव, तथा जमा एव तथेव, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, अधर जमा ओष्ठ अधरोष्ठ, राजा जमा औदार्य राजा औदार्य, परम जमा औदार्य परमोदार्य, हित जमा एशी हितेशी, महाजमा ऐक्य महेक्य, राजा जमा ऐश्वर्य राजेश्वर राजेश्वर, परम जमा औजस्वी परमोजस्वी, वन जमा औषधि वनौषधि। नीचे यदि पहले शब्द के अंत में ई ऊ री हो तो दूसरे के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है, ऐसी संधि को गण संधि कहते हैं। चलो भाई हलंत वाले आ गए, ठीक है, य र व, तो ये तीनों चीज़ में यण संधि का समावेश होता है। कैसे, देखो समझाती हूँ। स्वर और व्यंजन दोनों तरफ जाना है। ई अ य बन गया, ठीक है, कैसे बन गया, यदि यानी ई की मात्रा किस तरफ है वो देखो, तो इस तरफ है मैडम, इस तरफ की मात्रा, ठीक है, बड़ी ही नहीं है। अ ध्य है ना, ध्य, उसके अंदर अ और य जुड़ता है ना तब ध्य बनता है। ये कहाँ सीखने को मिलेगा, वर्ण विचार में, ठीक है, ज़रूर सिखाया है मैंने आपको, सिर्फ याद नहीं है। तो ध्य कब बना, जब उसके अंदर समावेश अ और य का हुआ, तो ये फिर क्या हो गया, अ और शब्द बना य। तो यद्यपि, अति जमा अंत अत्यंत, ई जमा अ य बना तो नदी जमा अर्पण नद अर्पण, देवी जमा अर्पण देव्य अर्पण। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया है, आपको ये सारी चीज़ें लर्न करनी ही पड़ेगी बेटा। बड़ी ई जमा आ तो बन जाता है या। चलो सिखाती हूँ। देखो सखी लिखा है तो सखी में ई की मात्रा कौन सी है वो कंफर्म कर लो पहले। मैडम छोटी है बड़ी है वो देख लो, कौन सी है भाई, मैडम बड़ी है, ठीक है। आगमन, आ, ई जमा आ बराबर या कैसे बना, तो यहाँ पे आ दिया है तो ये ई की मात्रा फिर आ की मात्रा और ये दोनों ई और आ मिलते हैं तो शब्द वर्ण बन जाता है या। तो गमन, संख्यागमन, या मिल गया, किससे मिला, ख से मिला, कैसे मिला, ई और आ के रूप से मिला और शब्द बना संख्यागमन। देवी जमा आलय देवालय, वी जमा उ व्यूह, नी जमा उन न्यूह, देवी जमा ऐश्वर्य देवेश्वर, सु जमा आगत स्वागत,
शु जमा एषणा सुवेषणा, मातृ जमा आदेश मात्रादेश, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश, ई जमा उ यू बना उपरी उक्त, उपयुक्त, प्रति जमा उत्तम प्रयुक्तम, प्रति जमा एक प्रत्येक, सु जमा अच्छ स्वच्छ, वधु जमा आदेश वध्यादेश, पितृ जमा अर्पण पितृ अर्पण, पितृ जमा इच्छा पितृ इच्छा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखोगे कि ई जो है छोटी ई जमा उ तो यू बन गया, बड़ी ई ऐ से ऐ बन गया, उ आ से वा बन गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कहाँ पे य आया, कहाँ पे र आया और कहाँ पे व आया। इन तीनों के अलावा इन सारे फॉर्मूलों में किसी का भी रूप नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अ जो है वो यू भी बन जाता है, व जो है वो वा भी बन जाता है, र है वो री या बड़ा रू ऐसा भी बन जाता है, उसका ध्यान रखना है। जब पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ और औ आए, दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भिन्न स्वर आए, तब परिवर्तन क्रमशः अप्य आय अव तथा आवह में होता है। ऐसी संधि अयादित संधि कहते हैं। अयादित संधि को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कुछ ऐसे नियमों को जो हमें बताएगी कि किस प्रकार किसका रूप बदल जाता है। जैसे कि ए है जमा अ, तो ए और य को मिलाकर बोल शब्द बना अय अ य, ठीक है। चे जमा अन चयन, य बनना चाहिए। य के अंदर किसका ध्वनि है तो अ की ध्वनि है। रूप क्या लिया, अय का लिया। कैसे लिया, हलंत लगा कर लिया। कैसे लिया, हलंत लगा कर लिया है, हलंत लगा कर लिया है। जिससे क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब किसी व्यंजन में हलंत लग जाता है तो वो शब्द कैसे हो जाता है, ध्वनि रहित, अध। तो यहाँ पे य के साथ उसकी ध्वनि जो है वो उसके साथ लिखी गई है, फिर उसका रूप दिया गया य और शब्द के रूप में बन गया चयन। से जमा अन शयन, भो जमा अन भवन, गे जमा अन गायन, नई जमा अन नायक, धौ जमा अक धावक, पौ जमा अक पावक। कैसे आए, कहाँ से आए, किस रूप से आए। देखो यहाँ पे ए अ बनाकर अब बना, ओ अ बन के औ बना, ए ऐ बन के आय बना और औ अ बन के आव बना। क्लियर। फॉर्मूले को याद रखना है, नियमों को याद रखना है। किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। भाई हम सारे रूपों को बदलते हुए हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि को देखा। वापस आ गए हम अपनी व्यंजन संधि। तो व्यंजन के अंदर जैसे व्यंजनों का मिलना और व्यंजन के साथ स्वरों का मिलना उसे कहते हैं व्यंजन संधि। देखो त जमालीन तल्लीन, देखो त आधा ल क्या बना, ल ऐसे बना, ठीक है। शब्द क्या है, तल्लीन। शब्द क्या बना, तल्लीन। तो यहाँ पे आप देखो तल्लीन में आ गया ये दोनों। सत जमा चरित्र सचित्र, त और च मिले आधा च है, ये आधे च का त बन गया और ये च पूरा, शब्द बना सचित्र। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार है। वर्णों के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन आना। कैसे, दिक जमा अंबर दिगंबर, क का ग में परिवर्तन हो जाना। अभी क है वो परिवर्तन होकर ग बन जाता है। कैसे बन जाता है, किस प्रकार बन जाता है, आइए देखिए।
कि जब आप देखोगे कि दिक, दिक अंबर ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, इसीलिए क का रूप जो है वो घ में परिवर्तन हो गया। फिर शब्द बनाया गया तो शब्द का सही रूप, सार्थक शब्द का रूप बना, वो बना दिगंबर। क्या बनना? दिगंबर। उत जमा घाट, उद्घाटन। किसे कहते हैं? उद्घाटन। हाँ, जो कोई नई शॉप खोलता है या कुछ भी इनोग्रेशन होता है ना, उसको कहते हैं उद्घाटन। जगत जमा इस, जगदीश, त का द में परिवर्तन होना। उद जमा यम, उद्दम, त का द में परिवर्तन हो जाना। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। यहाँ पे वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखना कि पहले वर्ण के साथ पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। जैसे कि प्रकार जमा मुख, प्रकार जमा मुख, परांडु, क का ड में परिवर्तन हो जाना। श जमा मास, शर्मास, ट का अण में परिवर्तन हो जाना। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग, त का न में परिवर्तन हो जाना। तो इस प्रकार जब वर्ण में उसका वर्ण का रूप बदल जाता है तब वो वर्ण बदल कर परिवर्तन होते हुए शब्द में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये कार्य जो है वो नोटबुक में करना है, ठीक है, ये भी नोटबुक में करना है। फिर आपको ये जो है वो यहाँ पे ही लिखना है टेक्स्ट बुक में। तो अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए मुझे बताना, मैं समझाऊंगी आपको। मैं हूँ यहाँ पे, अकेले अकेले कंफ्यूज मत होना, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे जब तक बताओगे नहीं तब तक तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। संधि समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले आप वर्ण विचार को समझोगे, उसके बाद संधि को समझोगे। अभी तक का डिफ़िकल्ट टॉपिक जो रहा है वो है ये संधि। पूरी कोशिश की है, फिर भी मैं हूँ, आप मुझे कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों।